और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। जी, आदेश जारी हो चुका है और आपको बता दें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का यह आदेश है। खाद्य विभाग ने आदेश अब जारी कर दिया है। सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को इसके दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी अब पात्रता होगी। बीजेपी ने वादा किया था जो पूरा किया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा बीजेपी द्वारा किया गया था और अब ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात किसानों के लिए, बड़ी खबर किसानों के लिए। तो धान खरीदी का आदेश अब जारी हो चुका है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश अब जारी हो चुका है। किसान इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसी इंतजार में लंबे वक्त से बैठे थे धान बेचने को, और अब जब आदेश जारी हो चुका है तो कहीं ना कहीं लंबी कतारें भी हमें नजर आएंगी। सभी संभाग आयुक्त को और कलेक्टर को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे। उमेश, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लंबे वक्त से आदेश का किसान इंतजार कर रहे थे और अपनी धान रखे बैठे थे। अब जब आदेश जारी हो चुका है तो लंबी लंबी कतारें भी हमें नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की समर्थन मूल्य पर खरीदने की, और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि मोदी की गारंटी पर लगातार मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा कि मंत्रालय में 18 लाख परिवार के लिए आवास योजना की घोषणा की गई, और अब जो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का जिस बात को लेकर किसान इंतजार कर रहे थे उस पर मुहर लग गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इसके साथ ही उन किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है जिन्होंने पहले धान को विक्रय कर चुका है प्रति एकड़ 20 क्विंटल, उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सके, यानी कि वो 1 क्विंटल धान अभी भी अपने धान समिति केंद्रों में बेच सकते हैं। तो एक बड़ी राहत किसानों के लिए है। और खास बात यह है कि अब किसानों को ये जो राशि है वो किस्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है उन किसानों के लिए जो इस साल भर अपने किस्त का जो इंतजार करते थे, वो किस्त का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और खाद्य विभाग ने इसके लिए तमाम जो कलेक्टर है, संभागायुक्त है, उनको निर्देशित किया है कि वो आज दिनांक से ही इसको फॉलो करें और 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो धान है उसको बेचना शुरू करें। तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के तमाम जो धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर किसानों की आज से लंबी कतारें लगेंगी। लेकिन आपको बता दूं कि एक व्यवस्था तय की गई है धान खरीदी केंद्रों में, एक टोकन सिस्टम तय किया गया है। जितने धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर किसानों को पहले टोकन दिया जाता है, और जितने टोकन के धान आज दिनांक के लिए होंगे उतने ही किसान आज धान खरीद। बड़ी बात है किसानों के लिए और खुशखबरी है किसानों के लिए कि अब वो अपने धान सही मूल्य पर सरकार को बेच सकेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात शीतकालीन सत्र की करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, चूंकि पूरी रणनीति के साथ विपक्ष पहुंचेगा। और आज अंतिम दिन है तो बेहद खास भी हो सकता है, चूंकि 2 दिन तो शपथ में ही निकल गए और अभिभाषण के बाद अब जब आखिरी दिन है तो ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि आज हंगामे के आसार होंगे, चूंकि बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार चल रहा था और रणनीति तो तैयार कर ही ली होगी कांग्रेस ने कि आखिर किन मुद्दों पर, किन बातों पर घेरना है। तो ऐसी कुछ तस्वीर हमें आज सदन में देखने को मिलेगी। और मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। 22 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे साथ में। संगठन के अन्य लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। 22 से 23 दिसंबर तक भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत, संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो विष्णुदेव साय भी दिल्ली जाएंगे। हालांकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और कल विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ साथ कई अभियान को लेकर इसमें चर्चा होगी।
छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और जब कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप भी लगाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रम में दिखते थे। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेसी नेता भी अनजान थे। तो ये बड़ी खबर है कि दीपक बैज को इस्तीफा साय ने सौंपा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कई तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम पहचान नहीं पाए और जासूस भी कांग्रेस द्वारा साय को कहा गया। ये कई तरह के आरोप जो है कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं। नंद कुमार साय के कांग्रेस से इस्तीफे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा हमला बोला। अमरजीत भगत ने नंद कुमार साय को बीजेपी का जासूस बताया है। अमरजीत भगत ने कहा कि नंद कुमार साय बीजेपी के सीक्रेट प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे। अमरजीत भगत हालांकि कांग्रेस के भी कई नेताओं को लेकर इस तरीके के बयान देते हैं और नंद कुमार साय को लेकर उन्होंने जो बयान दिया ये बहुत चौंकने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जासूसी कर रहे थे नंद कुमार साय, ये अपने आप में बड़ी बात। अमरजीत भगत ने इससे पहले भी कांग्रेस की हार की वजह कांग्रेस में सबके अपना अपना देखने को ही बताया था और अब नंद कुमार साय को उन्होंने जासूस बता दिया। वैसे नंद कुमार साय जी बहुत सीनियर और सीजन्ड नेता हैं। कई मौके पर उन्होंने आदिवासी मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठ करके बात करी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आना और परिणाम विपरीत आने के बाद फिर इस्तीफा देना, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्लान का हिस्सा था। मिशन 2023 के लिए इसको उपयोग किया गया और मिशन 2023 कंप्लीट होने के बाद मिशन 2024 के लिए फिर उन्होंने अगला कदम उठाया है। कौन लोग थे, मतलब आपको कौन बीजेपी से कौन? शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, उन्हीं का रणनीति का हिस्सा मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की रणनीति में ट्रैप हो गई? अब तो परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के कदम से ऐसा ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर, आपकी सरकार थी, आपका अपना इंटेलिजेंस होता है, पार्टी की अपने जो सूत्र होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, एनालिसिस होती है, और उस समय तो आप लोगों ने ऐसा दिखाया था कि बड़ी जीत हुई है, नंद कुमार साय आ गए, मतलब मोर्चा ही आप लोगों ने जीत लिया, और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप सभी के आ रहे थे। तो क्या लगता है कि फेलियर हुआ सब कुछ? आप देखिए, जब नंद कुमार पटेल जी आए थे, नंद कुमार साय जी आए थे कांग्रेस में, तो हम लोगों ने भी स्वागत किया था। हम सोच रहे थे कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके पीछे कुछ सोच या उनका दीर्घकालीन कांग्रेस के प्रति उनके कार्यक्रम, उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन विपरीत परिणाम आने के बाद तुरंत इस प्रकार के कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था, जो कंप्लीट होने के बाद अगले प्लान 2024 के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर पथराव किया है। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। कोटा से लगे सीमा पर गाड़ी को रोका गया है। इरापुरम ब्रिज के पास गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश तक की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। नक्सलियों की एक कायराना करतूत देखिए आप। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर पहले पथराव किया गया, शीशे टूट गए हैं, जिसकी वजह से आपको दिखा भी रहे हैं ये तस्वीर, पूरा शीशा टूट चुका है। और इरापुरम ब्रिज के पास गाड़ियों को रोका गया है।
गाड़ियों में आग तक लगाने की कोशिश की गई है। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और कई गाड़ियों में नक्सलियों ने आग लगा दी। 2 ट्रकों, एक ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं आंध्र प्रदेश की यात्री बस को भी निशाना बनाया। बस में 20 यात्री सवार थे। नक्सलियों ने बस पर पथराव किया। यात्री 3 किलोमीटर पैदल चलकर इंजाराम सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। सुकमा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। तो नक्सली बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से दहशत फैलाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए, बीच सड़क पर जिस तरीके से वाहन खड़े थे, नक्सलियों के उत्पात की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है और वाहनों में आगजनी की गई है। 20 यात्री सवार थे बस में, पैदल चलकर सीआरपीएफ कैंप पहुंचे हैं यात्री। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आग को बुझा दिया गया है? यात्री क्या सुरक्षित है? जी, आपको बता दूं कि आग जो है कल रात को बुझा दी गई थी। देर रात जो है एसपी किरण चौहान मौके पर पहुंचे थे और जवानों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है और जितना भी ट्रक में जो सामान था वो सुरक्षित है और जितने भी यात्री जो बस से उतारे गए थे सभी यात्री जो है कैंप में सुरक्षित थे। आज सुबह से वाहनों का आवाजाही एनएच पे शुरू हो गया है। कल 16 तारीख से 22 तारीख तक माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते कल रात में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। एनएच 30 जो है मध्य भारत को दक्षिण को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। कोंटा के पास में सीमावर्ती क्षेत्र वीरापुरम का क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों ने वाहनों को रोका। वहां पर एक कार सवार के साथ में मारपीट भी की और कार को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं उससे पहले आसिरगुड़ा जो कोंटा और सुकमा के बीच में है, वहां पर 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरीके से कल रात भर जो है माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है और हालांकि जवान अलर्ट मोड पर थे। जवानों ने ड्रोन को उड़ाया, इसके चलते बस पे जो है आग लगाने में नाकामयाब नक्सली रहे, लेकिन पथराव करके शीशे जरूर फोड़ दिए। काफी दहशत का माहौल था कल रात में, लेकिन एसपी किरण चौहान खुद मौके पर पहुंचे और खुद वहां पर आग भी बुझाई और पूरा हालात जो है सामान्य किया। सुबह से आवाजाही शुरू हो गई है, फिर से जो है बसें शुरू हो गई, क्योंकि ये सड़क काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जोड़ती है और जिसके चलते रात दिन जो है आवागमन काफी जो है रहता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सतीश। तो जिस तरीके से नक्सली लगातार इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं, इस पर अब लगाम लगाने की बारी है। आगे बढ़ते हैं। सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों ने जरूर उत्पात मचाया, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया और मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। थाना चिंतलनार के नागाराम एवं गुत्तापल्ली के आसपास के जंगलों में नक्सलियों के उपस्थिति की लगातार आसूचना आ रही थी। तो इसी आसूचना के आधार पर आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में कोबरा एवं डीआरजी की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। ऑपरेशन के दौरान जिस इलाके में नक्सलवादी मौजूद थे, वहां पहुंचने पर नक्सल के संतरी के द्वारा जवानों के ऊपर फायरिंग की गई। जवानों ने जवाही कार्रवाई की। दोनों तरफ से काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई। 5 से 6 नक्सली घायल हुए होंगे। ऑपरेशन पश्चात डीआरजी कोबरा की टीम सुरक्षित तरीके से कैंप की ओर रवाना हुई है। जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती पूरे खिड़मे इलाका में आज पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अभी इलाके का सर्चिंग अभियान जारी है। जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुरूप कम से कम 3 से 4 माओवादी का गोली लगने की जानकारी प्राप्त हो रहा है। अभी सर्चिंग जारी, सर्चिंग के पश्चात और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। नक्सलियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के जाने का असर नक्सलियों में साफ नजर आने लगा है। नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे आरोप को सिद्ध करता है और ये भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है। और आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में कई घटनाएं, नक्सली घटनाएं इस प्रदेश के अंदर में हुई। उस पर कांग्रेस का जो स्टैंड 5 साल नहीं रहा, और वो दिन भी याद है जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, नक्सली यह कहते हुए पाए गए थे कि हमारी सरकार आई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश के बाद बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए रणनीति बनाई। एडीजी ने नारायणपुर में पुलिस अफसरों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खबर रायपुर से है, जहां एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी हो रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने 36 लाख का गांजा इनसे जब्त किया है। आमानाका पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बता दें, पकड़ा गया आरोपी सारंगढ़ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। तो एम्बुलेंस से ये तस्करी की जा रही थी और इसी आरोप में जो है एक की गिरफ्तारी भी हुई है, साथ ही साथ जब्त भी किया गया है गांजा। एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी का ये मामला जो है रायपुर से सामने आया है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। एक तस्करी करते युवक को पकड़ लिया, तस्कर को पकड़ा है और पुलिस ने इससे 36 लाख का गांजा भी जब्त किया। ये पूरा मामला आमानाका का बताया जा रहा है। आमानाका पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये जो आरोपी है, जो लिप्त है गांजा तस्करी में, ये सारंगढ़ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब बात बलरामपुर की, जहां पर 115 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। धान के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया है। बता दें, झारखंड से 2 पिकअप में ये धान ले जाया जा रहा था। धान सहित वाहन को जब्त किया गया है। झारखंड से अवैध धान लाया जा रहा था। बलरामपुर में 115 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। धान के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया और 2 पिकअप में भरकर, अब देख सकते हैं तस्वीर भी, 2 पिकअप में भरकर धान लाया जा रहा था। अवैध धान सहित वाहन को जब्त कर लिया गया है। धमतरी में खनन माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध रेत खनन और भंडारण पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। एक चेन माउंटेन मशीन और 4 हाईवा जब्त किया गया। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई। एक युवक ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपराधियों के प्रदेश में बेलगाम होने का आरोप लगाया। रायपुर के लाभांडी इलाके में पुरानी शराब भट्टी के पास दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। एक युवक ने व्यापारी को यहां गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेली बांधा थाना क्षेत्र में इस वारदात से सनसनी फैल गई। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को इस मामले में सुपारी किलिंग का भी शक है। उसे अभी इलाज के लिए भेजा गया है। अपर बॉडी में जो कट्टा है उससे गोली लगी है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए। आउट ऑफ डेंजर है सर, ये गंभीर है? वो भी डॉक्टर्स भी क्लियर कर पाएंगे। उनका इलाज अभी शुरू हो गया है और जो भी घटना है उसकी पूरी जानकारी ले जाते हैं। इधर राजधानी में गोली चलने की वारदात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। एक बार फिर से वही आतंक का दौर लौट रहा है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी 1 हफ्ता नहीं हुए हैं। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरेआम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर वही आतंक का दौर वापस आ गया है, जो 2018 के पहले था। गोलियां मार के लोगों को लूटा जाता था, अपराधियों पकड़े नहीं जाते थे। एक बार फिर से गोलियां चलाई गई हैं, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से वापस आ चुका है। अपराध पर सियासत अलग बात है, लेकिन राजधानी में जिस तरह से युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और व्यापारी को गोली मार दी, वो चिंता का विषय है। खाकी पर तो जरूर सवाल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए 8 बजे की ताजा खबरें।